नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड का संविधान अपना चल रहा है, व्यवस्थापिका अपन पढ़ चुके हैं जिसको संघीय संसद कहते हैं। आज अपन लेंगे वहाँ की कार्यपालिका। कार्यपालिका को स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार कहा जाता है। पुराने संविधान में संघीय परिषद कहा जाता था, नए संविधान के पश्चात इसका नाम संघीय सरकार के रूप में हो गया है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस कार्यपालिका का संगठन किस तरह से होता है, कार्यपालिका कैसे बनती है। इसके ये 6 बिंदु हमने यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहला बिंदु है सदस्य संख्या और चुनाव, अर्थात कार्यपालिका का सदस्य संख्या कितने हैं और उसका चुनाव किस तरह से होता है। स्विट्जरलैंड में चूँकि वे भी मैंने बताया कि बहुल कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका की संख्या जो होगी वो 7 सदस्य होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था या अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो मंत्रियों की संख्या होती है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करती है। हमारे यहाँ तो अभी कानून बना दिया कि 1/15 होनी चाहिए सदस्य संख्या के, लेकिन ज़्यादातर देशों में ये संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये नियम बना रखा है, ये तय कर रखा है उन्होंने संविधान में कि कार्यपालिका में 7 सदस्य ही होंगे, अर्थात 7 व्यक्ति ही मंत्री परिषद जिसको अपन कहते हैं कार्यपालिका में होंगे। तो सदस्य संख्या इसकी 7 होती है। इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो वहाँ की जो संसद है, संघीय संसद, वो अपनी संयुक्त बैठक में करती है। वो इन 7 सदस्यों को अपनी संयुक्त बैठक में चुन देती है। चुने जाने के पश्चात ये संघीय सभा अर्थात संसद से त्यागपत्र दे देते हैं और इनका पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। इसके साथ ही वहाँ पर एक नियम बना हुआ है कि जब ये 7 सदस्य चुने जाएंगे तो संसद इनको चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखती है। जैसे एक ही कैंटीन से 2 व्यक्ति नहीं लिए जाएंगे। संसद जब चुनती है तो एक कैंटीन से एक से ज़्यादा सदस्य नहीं चुनती है। रक्त या विवाह संबंध के आधार पर कोई 2 व्यक्ति नहीं लिए जाएंगे, अर्थात रिश्तेदार नहीं लिए जाएंगे कोई भी 2। इसी तरह जो 2 बड़े कैंटीन हैं स्विट्जरलैंड में, एक बर्न और दूसरा होता है ज्यूरिख, वहाँ का प्रतिनिधि हमेशा रहता है यहाँ पे, अर्थात वो बड़े हैं, जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वहाँ से एक व्यक्ति जरूर लिया जाता है। इसके अलावा जो फ्रेंच और इटालियन भाषाभाषी हैं जो कम हैं, उनके लिए भी स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। तो जब इन 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता है तब ये सारे समीकरण देखकर संसद इन्हें चुनती है। रिश्तेदार भी नहीं होंगे, एक ही कैंटीन से 2 नहीं लिए जाएंगे, बड़े कैंटीन से भी लिएंगे, भाषाई और भौगोलिक प्रतिनिधित्व को भी वो ध्यान में रखकर चुनते हैं। इस तरह इस कार्यपालिका के 7 सदस्यों का चुनाव संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। नंबर दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है योग्यताएं कि इन सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, इनके लिए योग्यता के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि प्रतिनिधि सभा की योग्यताएं इनमें होनी चाहिए, अर्थात संसद की योग्यताएं होनी चाहिए। और उसमें अपन पहले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि 18 वर्ष का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए, वहाँ की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो संसद सदस्य बनने की योग्यताएं होगी, वही व्यक्ति कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद या संघीय सरकार में जाएगा। तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है कि इसका कार्यकाल क्या होगा। इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। देखिए, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा अर्थात जो संसद है उसका भी 4 वर्ष है और कार्यपालिका का भी कार्यकाल 4 वर्ष होता है। इस कार्यकाल से पहले वहाँ की संसद इन्हें समय से पहले नहीं हटा सकती अविश्वास प्रस्ताव लगाकर। कार्यपालिका का कार्यकाल अलग है, व्यवस्थापिका का कार्यकाल अलग है, दोनों एक दूसरे को वहाँ पर नहीं हटा सकती समय से पहले। व्यवस्थापिका उस अविश्वास प्रस्ताव लगाकर कार्यपालिका को नहीं हटा सकती, तो कार्यपालिका समय से पहले संसद को भंग नहीं कर सकती है। तो कार्यकाल फिक्स 4 वर्ष होता है। संसद द्वारा समय से पहले इसे नहीं हटाया जा सकता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ की संसद उसे दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर भेज देती है। तो इस तरह इसका कार्यकाल चलता है। नेक्स्ट जो आता है वेतन, विशेषाधिकार एवं सुविधाएं। संघीय सरकार के जो व्यक्ति हैं इन्हें वेतन दिया जाता है, संसद के द्वारा इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा यदि 55 वर्ष की आयु और 10 वर्ष तक ये सेवा कर चुके होते हैं, कार्यकाल पूरा कर चुके होते हैं, तो इन्हें पेंशन का भी प्रावधान किया गया है, पेंशन भी दी जाती है।
इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, जो विशेषाधिकार, वही हैं जो संघीय संसद को मिलते हैं। वो विशेषाधिकार ये भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संघीय सरकार के सदस्यों में से ही वहाँ की जो संसद है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। एक अर्थात इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। पुनर्निर्वाचन हो सकता है लेकिन लगातार 2 बार नहीं हो सकता है। परंपरा वहाँ पर ये बना रखी है कि जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बना देते हैं, और दूसरे साल जब आता है तो जो उपाध्यक्ष होता है वो वहाँ का अध्यक्ष बन जाता है। तो इस तरह ये चलती है परंपरा वहाँ पर। ये जो अध्यक्ष होता है वो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके पास अगर अपन देखते हैं तो कोई विशेष पावर नहीं होती, कोई विशेष महत्व उसका नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी नहीं होता है। वो अन्य सदस्यों की तरह ही अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होता है, अपने विभाग की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाता है, और केवल उसका ये है कि जब इसकी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है, कार्यवाही का संचालन करता है, और विदेशियों के सामने या विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा उसके पास कोई विशेष पावर नहीं होती है, क्योंकि इस कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल ये 7 व्यक्ति मिलकर करते हैं, इसीलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। राष्ट्रपति केवल अध्यक्षता करता है, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देता है, और विशेष कोई औपचारिक प्रतिनिधित्व का कार्य यहाँ पर किया जाता है। इस तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनते हैं। फिर आती है इसकी कार्य प्रणाली, अर्थात कार्यपालिका अपना कार्य किस तरह से करती है। सप्ताह में 2 बैठक इस कार्यपालिका की होती है, और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाते हैं। गणपूर्ति 4 सदस्य होते हैं, और बराबर मत आने पर जो अध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति है वहाँ का वो निर्णायक मत देता है। इसके अलावा देखिए यहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे चलती है। पूरे कार्यों को 7 विभागों में बांट रखा है। 7 ही व्यक्ति होते हैं, और जो प्रशासन का कार्य है वो 7 विभाग बना रखते हैं। जो 7 विभाग है, जैसे राजनीतिक विभाग जिसको वैदेशिक विभाग भी कहा जाता है, गृह विभाग है, सैनिक विभाग है, न्याय एवं पुलिस विभाग है, वित्त विभाग है, डाक एवं रेल विभाग है, उद्योग एवं कृषि विभाग है। ये 7 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, 7 विभाग बना रखे हैं, और 7 व्यक्तियों को एक एक विभाग दिया जाता है, और वो व्यक्ति उस विभाग के कार्यों को संपन्न करवाता है, और उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। इस तरह बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पर कर रखी है। 7 ही व्यक्ति, 7 ही विभाग, 7 ही कार्य आपस में बांट दिए गए हैं, और वो अपने अपने कार्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। इसके अलावा एक और वहाँ पर परंपरा है कि एक व्यक्ति दूसरे विभाग का उप प्रमुख भी होता है, अर्थात एक अपने अपने विभाग का और दूसरे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का उप प्रधान भी होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में वो कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है। इस तरह वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। इस तरह से कार्यों का बंटवारा किया हुआ होता है, और इस कार्यपालिका का या संघीय सरकार का संगठन होता है। अब अपन देखते हैं संघीय सरकार की शक्तियाँ, अर्थात कार्यपालिका क्या कार्य करती है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं। संघीय सरकार की शक्तियों को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, अर्थात इसको हम प्रशासनिक शक्तियाँ भी कह सकते हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका काम करती है, सबसे मेन काम होता है प्रशासन का संचालन और नियंत्रण करना। जैसा कि अपन ने देखा कि 7 विभाग बनाकर प्रशासन का संचालन किया जाता है, तो देश के प्रशासन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। इसी तरह दूसरा जो काम करती है वो नीति निर्धारण का करती है। कार्यपालिका देश के लिए जो भी नीतियां बनानी होती है वो कार्य भी करती है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा की जिम्मेदारी होती है। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। सेना पर नियंत्रण होता है, अर्थात जब संघीय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता और सेना के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है तो ये कर सकती है, सेना का प्रयोग भी कर सकती है। लेकिन 4000 और 2 महीने से ज़्यादा, 3 सप्ताह से ज़्यादा अगर सेना इस्तेमाल करनी है तो उसका संसद का सत्र बुलाया जाएगा और संसद से परमिशन लेनी होगी। इसी तरह कैंटीनों के प्रशासन का नियंत्रण और निरीक्षण करती है। जितनी भी जो नियुक्तियां होती हैं जो संघीय सभा के द्वारा और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं होती वो इसके द्वारा की जाती है। विदेश संबंधों का संचालन करती है, विदेशी राजदूतों को परिचय पत्र प्राप्त करती है, अपने राजदूत नियुक्त करती है।
इसी तरह संघीय संसद को अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी देती है और संघीय संसद उस पर विचार विमर्श करती है और उसको सुझाव और आवश्यक निर्देश देती है। दूसरा जो मेन काम आता है विधायी शक्तियाँ व विधि निर्माण शक्तियाँ। विधि निर्माण संबंधी शक्तियों में देखिए, अगर अपन बात करते हैं तो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, सुझाव देते हैं, वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अपनी राय अपने सुझाव देते हैं। नंबर दूसरा जो काम होता है कि जितने भी विधेयक बनते हैं आजकल वो सारी संघीय कार्यपालिका या संघीय सरकार बनाकर संसद में प्रस्तुत करती है। संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा वो भी संसद में प्रस्तुत करती है। इसी तरह जो अध्यादेश या प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत ये कानून का निर्माण करती है। और इसके पास एक विशेष शक्ति और होती है कि इसके 1/5 सदस्य अगर डिमांड करते हैं संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो ये विधेयक बनाती है, संसद में प्रस्तुत करती है, अध्यादेश प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानून बनाती है, संघीय सभा की कार्यवाही में संघीय संसद की कार्यवाही में भाग लेती है और विशेष अधिवेशन की प्रार्थना भी कर सकती है। फिर आता है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में मोटा काम होता है बजट बनाना और उसको संसद में रखना और उसको पारित करवाना। इसी तरह कर या राजस्व इकट्ठा करने का काम करती है, आय व्यय का पूरा रिकॉर्ड रखती है और संसद में उसे प्रस्तुत करती है। फिर आता है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ये कैंटीनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। कैंटीनों के निर्णय विशेष तौर पर 2 तरह के निर्णय, जैसे कैंटीन का अगर कोई संधि या समझौते करते हैं तो उस मामले में ये कैंटीनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। इसी तरह कोई धार्मिक भेदभाव संबंधी अगर कोई मामला आता है तो उसके विरुद्ध भी अपील सुनती है। इसके अलावा जो विभाग हैं जैसे रेल प्रशासन है या जो अन्य 7 विभाग अपन ने यहाँ देखे थे उन विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट करूँ, ये अंतिम न्यायालय नहीं है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील संघीय न्यायालय में या संघीय सभा अर्थात संसद में की जा सकती है। इसके नेक्स्ट आता है पश्चात कि संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य भी करते हैं। देखिए, कार्यपालिका के पास ये भी एक स्पेशल पावर है कि संविधान में अगर संशोधन किया जाना है तो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित करने की शक्ति भी कार्यपालिका या संघीय सरकार के पास होती है। संघीय सरकार इसका प्रस्ताव संसद में रख सकती है। इसके पश्चात आता है कि राज्य मंडल और कैंटीनों के मध्य संबंधों का संचालन करना। नवे संविधान में जो नया संविधान 2000 का हुआ उसमें इसको ये शक्ति दी गई है। अगर कैंटीन जो है कोई संघीय कानून को क्रियान्वित करने से संबंधित अगर कोई उनके मुद्दे हैं तो उनको ये स्वीकार करती है या आवश्यक निर्देश देती है। संघीय विधि, कैंटीनों के संविधान या अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने या उनके पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है और कैंटीनों को निर्देश दे सकती है। तो संघ सरकार और कैंटीनों के बीच मध्यस्थ का कार्य भी करती है। कैंटीनों के शासन को नियंत्रण और निर्देशन का कार्य भी ये करती है। इसके पश्चात आता है संकटकालीन शक्तियाँ। देखिए, स्वीडिश संविधान द्वारा संकटकालीन शक्तियाँ संघीय सरकार को नहीं दी गई है, किंतु व्यवहार में ये शक्ति इसके पास आती गई है। अगर कोई संकटकालीन परिस्थितियां हैं तो जो संसद है वो अपने सारे अधिकार संघीय सरकार को दे देती है और संघीय सरकार की शक्तियां बढ़ जाती है और उसमें आवश्यक कदम उठाने का कार्य भी ये करती है। इस तरह संघीय सरकार जो है प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करती है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ और बताऊँ कि कार्यपालिका की जो ये शक्तियाँ हैं वो मौलिक है, क्योंकि मौलिक इस तरह से है कि सरकार संविधान के माध्यम से ही इसको ये शक्तियाँ दी गई है और संविधान के माध्यम से इसको शक्तियाँ दी गई है, ये इनका इस्तेमाल करती है, इसलिए ये इसकी मौलिक शक्तियाँ कहलाती है। देखिए, हमारे यहाँ तो ये प्रावधान है, संसदीय शासन व्यवस्था में ये प्रावधान होता है कि शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी जाती है लेकिन इस्तेमाल उसका प्रधानमंत्री करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसी को ये पावर दी गई है और यही उसका इस्तेमाल करती है, इसलिए इसकी मौलिक शक्तियाँ भी कहलाती है। धन्यवाद।